दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये KVS DGT एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे तो हम कर रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ रेगुलेशन फॉर ट्रांसफार्मर इफ नो लोड वोल्टेज इज 20 वोल्ट एंड V फुल लोड इज 19.8। देखिए, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड टू नो लोड वोल्टेज। दैट मीन्स जो आपका ये VR है, दिस इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका नो लोड वोल्टेज है ये 20 है, फुल लोड वोल्टेज है आपका 19.8 डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा 20 इंटू 100। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 0.2 बाई 20 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा ये नियर अबाउट 1% आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा ये, तो ये समझ में आया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड टू नो लोड वोल्टेज। ठीक है, मतलब VNL माइनस VFL बाय VNL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, amorphous solids have the systematic arrangement of atoms. A crystal will be mechanically weak if the dislocation density in the crystal is very high. Ionic crystals are hard and brittle. तो हमें बताना है कि which of the above statements are correct. See, amorphous solids क्या होते हैं? Amorphous का मतलब ही होता है it does not have the systematic arrangement of atoms. It does not have the systematic arrangement of atoms. Okay, they are not properly aligned. Whereas in crystalline material जो arrangement of atoms होता है repeats periodically. यहाँ पे आपको देखो एक amorphous solids दिया है और एक आपका crystalline material कहीं दिया है इधर। देखिए जो crystalline material होता है, जो आपका ये crystalline material होता है, इसमें क्या होता है, arrangement of atoms जो होता है, arrangement of atoms repeats periodically. Arrangement of atoms repeats periodically. ठीक है, स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन दिया है कि amorphous solids have the systematic arrangement of atoms, ये wrong है because it does not have any kind of systematic arrangement of atoms. It may have random arrangement of atoms. The atoms may not be properly aligned. Second है, a crystal will be mechanically weak if the dislocation density in the crystal is very high. अब यहाँ पे crystalline materials की बात होगी, तो crystalline materials में क्या होता है कि एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिकली रिपीट करता है। तो इसमें जो ये बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ डिसलोकेशन, अगर कहीं पर डिसलोकेशन है, द प्रेजेंस ऑफ डिसलोकेशन मेक्स अ क्रिस्टल मैकेनिकली वीक बिकॉज ऑफ द इजी मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिमूविंग ऑल द डिसलोकेशंस एंड मेकिंग द मटेरियल्स अ परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो हम डिसलोकेशंस को जब रिमूव कर देंगे तभी ये क्रिस्टल बिल्कुल परफेक्ट होगा। So this is difficult to achieve except in very small hair-like crystals. तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकेंड ही बिल्कुल सही है। थर्ड है, ionic crystals are hard and brittle. All ionic solids possess a crystalline structure. जितने भी ionic solids होते हैं इनमें एक crystalline structure होता ही है। तो ionic solids are hard and brittle, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड एंड थर्ड होगा। The self inductance of two coils आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 दिया है, L2 दिया है। If the coefficient of coupling that means K is 0.5, the mutual inductance between the coils is। देखिए coefficient of coupling क्या होता है, coefficient of coupling is always defined between two coils. So it is defined as the fraction of the magnetic flux produced by the current in one coil that links with the other. It is defined as the fraction of magnetic flux, right, produced by current in one coil, that links the other, Two coils have self inductance L1 and L2 and mutual inductance between them. तो K is equal to M by
अंडर रूट L1 L2. तो वेयर m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू n1 n2 a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर l हो जाता है। l की वैल्यू क्या होती है, n1 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर l होता है। ठीक है, L2 कितना होता है, ये L1 था ये L2 था, L2 कितना होता है n2 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर l। तो n1 n2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 एंड कॉइल 2, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड l इज द लेंथ। L1 कितना दिया है आपको 4 मिली हेनरी, L2 कितना दिया है 9 मिली हेनरी। तो यानी कि जो K होगा, पहले तो आप K निकालोगे ना, तो K की वैल्यू कितनी होगी, K इज इक्वल टू m बाय अंडर रूट L1 L2। दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी हो गई, K अंडर रूट L1 L2, K की वैल्यू 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 9 मिली हेनरी स्क्वायर। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0.5 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 मिली हेनरी। तो यहाँ पे ये कुछ आएगा 6 के करीब ना, कितना आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 5 30, दैट मीन्स 3 मिली हेनरी। तो इसने म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज फैक्टर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट SNR टू द आउटपुट SNR। ओके, noise figure and noise factor, they are the measures of the degradation of the signal to noise ratio caused by components in a single chain। देखिए ये noise figure होता है, this is equal to the ratio of SNR input by SNR output, right। तो हम इसको dB में कैसे लिखेंगे, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जो in terms of noise resistance जो noise figure होता है ये 1 प्लस R equivalent by RS होता है। R equivalent इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना होता है, RS नॉइज रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना होता है। तो बोथ फैक्टर्स जो आपके हैं, चाहे वो नॉइज फैक्टर है या आप कह सकते हैं एंड नॉइज फिगर, बोथ आर द डिग्रेडेशन मेजर्स, दे आर मेजर्स ऑफ डिग्रेडेशन, मेजर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो caused by components in a single chain। okay, next question है, thermocouple works on the principle of, it's very easy, it's Seebeck effect। देखिए thermocouple क्या होता है, it means it is an electrical device that contains junctions of two dissimilar metal joints। there are two dissimilar metal joints, it is used as temperature sensors, used as temperature sensors। it works on the principle of Seebeck effect। it means the temperature difference between two dissimilar electric conductors, temperature difference between two dissimilar electric conductors produces a voltage, there is a temperature difference, the difference in the temperature between two dissimilar electric conductors produces a voltage difference between them। the potential difference is used to measure temperatures। तो while measuring the voltage developed by a thermocouple, it is found that there is always an offset voltage। हमेशा एक offset voltage जब हम थर्मोकपल में वोल्टेज को मेजर करते हैं जनरेट होता है। तो दिस इज ड्यू टू द एडिशनल थर्मोकपल बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द मेटल्स। तो क्योंकि थर्मोकपल की वायर इट कंसिस्ट्स ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, जब टू डिसिमिलर मेटल्स होंगे लेकिन उनकी रेजिस्टिविटीज यूनिक होती है, ईच लेग ऑफ थर्मोकपल हैज अ यूनिक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद इट। These resistances increase with longer or narrower gauge thermocouple wire। तो increased resistance can contribute to the offset voltage। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि it works on the principle of Seebeck effect, which states that the temperature difference between any two dissimilar electric conductors, it produces a voltage difference between them, and this potential difference ही जो होता है it is used to measure the temperatures। While measuring the voltage developed by a thermocouple, it is found there is always an offset voltage, right? तो ये है, तो आपका करेक्ट आंसर सीबेक इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the percentage of power saved in an SSB SC when the modulated wave is transmitted with 80% modulation?
आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, PT इज इक्वल टू वॉट, PC ऑफ 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2. Power in the carrier is PC and power in both the side bands is MA square PC by 2. Since the power is distributed equally to the left and to the right hand of the side band, तो power in one of the side bands USB ले लो और आप एक LSB ले लो, दोनों में पावर कितनी होगी, इसका हाफ हाफ हो जाएगी, तो M स्क्वायर PC बाय 4, इसका भी M स्क्वायर PC बाय 4. तो इन SSBSC कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड. SSB मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड किया है, इसमें कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड सप्रेस्ड होते हैं. एंड व्हेन द कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड, तो अमाउंट ऑफ पावर सेविंग कितनी हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ पावर सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, PC प्लस MA स्क्वायर PC बाय 4. तो परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड कितना होगा, परसेंटेज ऑफ पावर टू बी सेव्ड विल बी व्हाट, it will be PC of 1 plus MA square by 4 divided by PC of 1 plus MA square by 2, ठीक है, into 100. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस MA स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 बाई 2 प्लस MA स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 प्लस MA स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 MA स्क्वायर, राइट, एंड इंटू 100. तो यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितना है, 80% है, इट्स अराउंड 80%. ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 80% है, दैट मीन्स 0.8 हो गया. अब यहाँ पे इसकी आप वैल्यू रखिए परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड की, तो ये वैल्यू 4 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर, इसको इंटू 100 भी आप करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4 प्लस 0.64 बाय 4 प्लस 2 इंटू 0.64 1.28 into 100, it will be 4.64 divided by 5.28 into 100. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 87.88%, राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन. जब भी ये पावर सेविंग पूछे, पावर सेविंग इन एन SSB, तो वो पावर सेविंग जो होती है, ठीक है, it will be equal to the power saving in one of the side bands by total power. That means इसका फॉर्मूला होता है power saving in one of the side bands, PUSB और PLSB, right? पावर जो भी है इसमें PT, total power in the USB और LSB and divided by total power जो amplitude modulated wave में होती है into 100, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a tuned amplifier has a peak output at 9 megahertz and a quality factor of 90. What is the bandwidth of tuned amplifier? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, Q is equal to F naught by bandwidth. So you have bandwidth is equal to F naught by Q. तो F naught कितना हो जाएगा आपका 9 मेगाहर्ट्ज एंड Q कितना हो जाएगा 90. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 to the power 5. तो आपका आंसर कितना आएगा 100 किलोहर्ट्ज, राइट, 100 किलोहर्ट्ज आएगा, क्योंकि बैंडविड्थ इज defined as the difference in 3 dB frequencies. 3 dB frequencies are symmetrical about the resonant frequencies. तो यहाँ पे जो F2 है this is equal to F naught plus B by 2, और जो F1 है this is equal to F naught minus B by 2. So this is the difference between the 3 dB frequencies, F2 minus F1. ठीक है, तो जनरली अगर मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ करूं तो कैसे ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे ही बनता है ना, ट्यून एम्पलीफायर में ऐसे करके कुछ ऐसे जाता है पीक पे. तो यहाँ पे ये कुछ कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ये एक होती है लोअर फ्रीक्वेंसी F1, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी एक F2, यहाँ पे बीच में हमारी बैंडविड्थ होती है, ठीक है, F2 माइनस F1, और यहाँ पे ये जो होता है दिस इज योर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इन dB वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, ठीक है. ओके, तो ये क्वेश्चन था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOSFET कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, ट्रू और फॉल्स, एंड MOSFET कैन बी यूज्ड बोथ एज अ वोल्टेज एंड अ करंट कंट्रोल्ड इंडक्टर. ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है.
तो यानी कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू. व्हाई फर्स्ट इज ट्रू? बिकॉज इन अ मॉसफेट जो गेट एंड चैनल होते हैं, गेट एंड जो चैनल होता है, they are separated by a thin layer of SiO2. They are separated by a thin layer of SiO2, forming a capacitance, जो कि क्या बनाता है? कैपेसिटेंस बनाता है, that varies along with gate voltage. तो MOSFET acts like a MOS capacitor. It is controlled by the input gate to source voltage. It acts like a voltage controlled capacitor controlled by, but ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? It is controlled by input VGS input. It will act as a voltage controlled, यहाँ पे आना चाहिए variable capacitor, because जो capacitor होगा it will be varied along with the gate to source voltage. ठीक है, तो यहाँ पे and it cannot act as a current control inductor. अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा? जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू C मैक्स है और ये वैल्यू क्या है? C मिन है. तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जब जाएगा तो ये वाला पॉइंट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस होता है और ये वाला पॉइंट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस होता है. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये V इनपुट है, मतलब सॉरी VTH है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, और ये वैल्यू भी क्या है? VTH है. तो यहाँ पे ये वैल्यू गेट वोल्टेज है. यहाँ पे तीन रीजन्स होते हैं, एक होता है आपका इन्वर्जन, एक होता है आपका डिप्लीशन, ठीक है, और एक होता है आपका एक्यूमुलेशन. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको मुझे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू वेरी